नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना नागफनी क्षेत्र में हुए बवाल के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए पुलिस के विरोध में AMIM के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद DGP लखनऊ को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद थाना नागफनी क्षेत्र में एक समुदाय के लोग भड़क गए, जिसके बाद आगजनी और बवाल भी हुआ था। मुरादाबाद पुलिस ने पोस्ट करने वाले आरोपी को जेल भेजा तो बवाल में भी शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए गए। आरोपी को जेल भेजने के बाद अब पुलिस बवालियों की भी तलाश में जुटी है, लेकिन अब पुलिस द्वारा बवाल में नामजद आरोपियों के पक्ष में AIMIM उतर आई है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आजाद सैफी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। AIMI नामजद लोगों के साथ खड़ी है। पुलिस ने यदि इस मांग पर गौर नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। कमेंट अपलोड किया गया था, उसी के मद्देनजर के तमाम वो चीज़ें बाहर ज़्यादा ना फैलें, उसी को लेकर के FIR हमारे गाजी मलिक साहब जो जिले के उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा की गई। पुलिस प्रशासन ने बजाय दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के और अन्य जो 22 लोग हैं उनके खिलाफ ही जो है मुकदमा दर्ज किया गया। इससे बात पता लग जाती है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि शहर में जो है अमन और शांति कायम रहे। जो तमाम उनके लोग हैं वो भी उसी तरह के जो उनके अब तक की जो कार्रवाई उनके बीच में रही है, देखने को जो मिली है, तो उससे भी ये महसूस होता है कि वो लोग जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, पुलिस ने जो आनन फानन में क्रॉस मुकदमा लिखा है, ये पुलिस की विफलता दिखाती है कि पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करके निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। पूरी पार्टी जो मुकदमा लिखा गया जिन लोगों के खिलाफ, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के और तमाम सड़क तक जो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर उत्पीड़न होगा तो पार्टी उसको संघर्ष करेगी, पार्टी उनको लड़ाई लड़ने का। अब उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या तैयारी? उसके लिए हम यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम उसको पटिशन दायर करेंगे और तमाम लोगों के खिलाफ, और उसके खिलाफ अगर प्रशासन उसमें जो है उसको खुद ही खारिज अगर नहीं करता है उस FIR को, तो जो भी होगा धरना प्रदर्शन पूरे स्टेट पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जो है पार्टी के लोग करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके की संलिप्तता लोगों पर दिखाई है और जो लोगों के नाम दर्ज किए हैं, क्या होना चाहिए था? 29 जून को इसी उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन महानिदेशक थे उनका एक बयान था कि जो लोग फेसबुक पर इस तरह के आपत्तिजनक कमेंट करेंगे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई। लेकिन नॉर्मल धाराओं में कार्रवाई होने का काम हुआ। साथ ही साथ अगर पुलिस समय रहते हुए अगर कार्रवाई कर लेती तो इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। हिंदू कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया ईद के बाद शुरू हो जाएगी। ये जानकारी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान मेरिट लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया भी बहुत तेज गति से चल रही है। हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना शहर के लगभग हर विद्यार्थी का सपना होता है। हिंदू कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन की व्यवस्था की गई है, किंतु मेरिट लिस्ट हाई होने के कारण हजारों छात्र छात्राएं इस बार हिंदू महाविद्यालय के संस्थागत छात्र होने से वंचित रह जाएंगे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर HR सिंह ने बताया कि मेरिट तैयार करने का कार्य जोरों से चल रहा है। संभवतः ईद बाद एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। एडमिशन प्रक्रिया, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जितने भी कॉलेजेज हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी प्रवेश प्रक्रिया सबसे अग्रतर है। सर्वप्रथम हमने पंजीकरण शुरू किए, सर्वप्रथम पंजीकरण समाप्त हो गए। अब इसके बाद में मेरिट की प्रक्रिया फ़िलहाल हमने प्रारंभ कर दी है। इस टाइम हमारा स्नातक स्तर की जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी में जो मेरिट सूची है उसके चेकिंग का काम चल रहा है। तो छात्रों से जो प्रवेश के इच्छुक है उनसे क्या कहना चाहेंगे? कब तक वो मेरिट लिस्ट चेक करें और कब तक एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? देखिए, मैं बार बार भी न्यूज़पेपर्स में भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर तरह से ये प्रयास करते रहे हैं, छात्रों को जागरूक करते रहे हैं कि जो भी छात्र प्रवेश के इच्छुक हैं तो वो अपना समय पर रजिस्ट्रेशन करा लें, समय पर चालान जमा कर दें और उसके बाद में फिर मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें। लेकिन देखने में ये आया है कि कभी कभी इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी
अब कुछ छात्र बताइएगा ऐसे अभी भी हमारे पास आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर मैं चालान जमा होने से रह गया था, चालान जमा। अब बताइए हम क्या करें, चालान जमा होने से रह गया था, वेरिफिकेशन का टाइम ख़त्म हो गया। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, इस ऑनलाइन प्रक्रिया ये टाइम बाउंड है, तो इसमें अगर समय बीत गया, वेबसाइट क्लोज हो गई। अब अगर हम ऐसी करने लगेंगे तो हम यही चालानी वेरीफाई करते रहेंगे, चालानी लेते रहेंगे, ना मेरिट बन पाएगी, ना समय से एडमिशन शुरू हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। लिहाजा मेरा छात्रों से सभी से ये, अभिभावकों से भी ये निवेदन है कि हमारी एक सुचारू व्यवस्था बनाए रखने में वो सही। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 15 जुलाई को हिंदू कॉलेज में मंडल के सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ एक बैठक करने के लिए आ रहे हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शिक्षण कार्य में समायोजित करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी 15 जुलाई को हिंदू महाविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षक जिनकी उम्र 70 वर्ष से कम है उन्हें शिक्षण कार्य में समायोजित करने का निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब हो कि महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शासन ने ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों को समायोजित करने का निर्णय लिया है। देखिए हमारे पास परसों लेटर आया था और उन्होंने जो मुरादाबाद मंडल के हैं वो 15 जुलाई को ऐसे शिक्षकों की जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं लेकिन अभी अपनी आयु के 70 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, ऐसे शिक्षकों को, सेवानिवृत्त शिक्षकों को सरकार ने विगत वर्षों की भांति एक सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो ऐसे शिक्षकों को समायोजित करने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने 15 जुलाई को प्रातः 9 बजे मुरादाबाद मंडल के सभी शिक्षकों की एक बैठक जो है वो हिंदू कॉलेज में आहूत की है। और हम जो भी हमसे संबंधित हैं हम सभी उन शिक्षकों को सूचित कर रहे हैं कि आप आइएगा, अपना ऑप्शन दीजिएगा और बैठक में सम्मिलित होइएगा। हाँ, अभी तक के माध्यम से ऐसे शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे विगत वर्ष में भी हमारे शिक्षक आए हैं, उन्होंने क्लासेज ली हैं, क्लासेज बराबर चली हैं, सहयोग तो मिलता ही है शिक्षा के क्षेत्र में। अब ये तो आप जानिएगा कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सत्र में 5, 7, 8, 10, 15 का रेशो आता है जो कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर यही रेशो अगर लगातार चलते चलते तो आप ये देखिए कि कोई समय ऐसा था कि हिंदू कॉलेज में 232 का स्टाफ हुआ करता था और 232 के स्टाफ से घटते वो संख्या आपका 200 पर आई, फिर सैकड़े में आई है। अब तो स्थिति ये होगी कि सैकड़े से भी नीचे आ गई, लगभग जो है वो मैं समझता हूँ कि इन बिटवीन 65 के आसपास हम लोग रह गए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की तो न्यूनता नहीं, अति न्यूनता की स्थिति। मानव अधिकार मंच के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें व्यापारी हितों पर चर्चा की गई। मानवाधिकार मंच के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल पुजारा की अध्यक्षता में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कॉम्प्लेक्स में बाबा पान भंडार के स्वामी के साथ प्राइवेट सफाई कर्मचारी के द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में सभी व्यापारियों ने संगठित होकर शासन और प्रशासन से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। सभी सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों और सभी राजनीतिक दलों से सहयोग देने की भी मांग की गई है। मीटिंग में उपस्थित मानवाधिकार मंच की महिला की अध्यक्षा अलका दुबे, उपाध्यक्ष दीपा चौहान, खिलेंद्र सिंह, अशोक सिक्का, अंकुर वाशने के साथ साथ और भी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मांग करते हुए कहा है कि प्राइवेट कर्मचारी को हटाया जाए, साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स की सफाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानवाधिकार मंच उग्र होगा और आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। निर्णय लिया जा रहा है और किस संबंध में आज की बैठक? मानवाधिकार मंच का मैं संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल पुजारा, मेरे को सूचना प्राप्त हुई हमारी महानगर अध्यक्ष श्रीमती अलका दुबे जी की तरफ से कि बाबा पान भंडार के स्वामी श्री चंद्रसेन जी के साथ एक सफाई कर्मचारी और उनकी माता जी ने
जूतों व चप्पलों से मारा व ये धमकी दी कि धारा 376 के अंदर आपके विरुद्ध हम रिपोर्ट लिखा देंगे। ये उनकी भूल है कि व्यापारी वर्ग इतना कमजोर नहीं है। यदि व्यापारी सड़कों पर उतर आया तो जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। और हम इस मंच के माध्यम से मुरादाबाद के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भी प्रेषित पत्र के माध्यम से अपनी सूचना भेजेंगे कि उनके खिलाफ तुरंत FIR लॉन्च करके उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, नहीं तो व्यापारी सड़कों पर उतर आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। मानवाधिकार मंच के सभी पदाधिकारी व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद। मैम, किस संबंध में आज की बैठक की करेंगे? देखिए, मुझे बताते हुए ये बहुत ही ज़्यादा संकोच हो रहा है कि हमारे सेल टैक्स ऑफिस के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आज सुबह जब मैं आई हूँ तो हमारे सबसे पुराने सीनियर व्यक्ति बाबा पान भंडार के मालिक, उनके संग एक सफाई कर्मचारी राहुल और उसकी माताजी ने जूते चप्पलों से उनके साथ मारपीट कर रहे थे और उनके ऊपर गर्म चाय डाली है, जान से मारने की धमकी दी है, जो मुझे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्मसार गुजरी है। इस विषय में मैंने ये सब मीटिंग बुलाई है ताकि हम एकजुट हो व्यापारी और एकजुट होकर कोई फैसला लें और उसे यहाँ से हटाए जाने की मांग। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। भारत विकास परिषद की तरफ से स्थापना दिवस के मौके पर दयानंद डिग्री कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर दयानंद डिग्री कॉलेज में पौधारोपण कर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाविद्यालय के सचिव जुनैद एजाज मुख्य अतिथि रहे तथा विशिष्ट अतिथि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर स्वीटी तलवार रहीं। सर्वप्रथम मैदान में भारत विकास परिषद और मौजूद सभी अतिथियों के द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें तुलसी, गिलोय और एलोवेरा आदि के पेड़ लगाए गए। पौधारोपण पश्चात विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमोद ग्रोवर, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय सचिव हृदय जी मौजूद रहे। इस मौके पर विचार गोष्ठी में सभी ने अपने विचार रखे तथा एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान किया। अंत में संचालन कर रही डॉक्टर सीमा रानी ने भारत विकास परिषद के कार्यों को बताया तथा कहा कि भारत के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यों किए जाते हैं, जिसके बाद दिन पे दिन महिलाओं को भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। नक्शा था कि देश मैं तो पौधा बनूंगा, पशु बनूंगा, तो बन ही नहीं सकता। बीज बन गलने चले हैं, अस्तित्व निज खोने चले हैं। झेल तिल तिल गलन का है, हमें तो केवल जब इससे पूर्व भारत और चीन का युद्ध हुआ तो देश में एक अराजकता का माहौल था। देश के अंदर आर्थिक स्थिति सही नहीं। मैम, क्या प्रोग्राम था आज? आज भारत विकास परिषद का संस्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पौधारोपण गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या उद्देश्य रहा मैम की पौधारोपण? इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति से लोगों को अवगत कराना कि भारत विकास परिषद किस तरह से भारतीय संस्कृति से भाव विभोर कार्यक्रम करती है, समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाती है, पौधों का संरक्षण करती है, राहत शिविर चलाती है और भारत की संस्कृति की जानकारी बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को किस तरह से प्रदान करती है, उसका ज्ञान प्रदान करती है। मैम, सिर्फ आज पौधारोपण किया गया, ऐसा स्थापना दिवस के मौके पर क्या कुछ विशेष रहा? क्यों नहीं, इसका विशेष यह है कि जैसे हमने कहा कि स्थापना हुई तो हमने भी नए पौधों की स्थापना की कि नए जीवन का संचार करें हम लोगों में। विशेषकर हमने औषधीय पौधे पीछे लगाए हैं जिससे कि वो और लोगों के काम। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में फ्रीडम फाइटर की महिला इकाई को मजबूत करने के उद्देश्य से महिला इकाई का गठन किया गया, जिसमें सभी को अलग अलग दायित्व भी सौंपे गए। फ्रीडम फाइटर संगठन की बैठक लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विश्वनाथ उर्फ दद्दा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक का मुख्य आधार महिला सशक्तिकरण रखा। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विश्वनाथ उर्फ दद्दा ने कहा कि महिला हमारे देश और समाज का गौरव है। महिलाओं की सहभागिता समाज में किसी भी क्षेत्र में अनिवार्य है। महिलाएं आगे होंगी तभी हमारा देश और समाज आगे रहेगा।
महिलाओं को शक्तिशाली बनाना और उनके अधिकार को सुरक्षित करना और उनकी शिक्षा, सुरक्षा व संरक्षा हमारे समाज की अनिवार्य भूमिका है। महिलाओं से ही हमारे देश और समाज का अस्तित्व है। महिला सशक्तिकरण हमारे देश और समाज को आवश्यक है। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विश्वनाथ उर्फ दद्दा ने महिला इकाई में 28 विधानसभा नगर में विधानसभा अध्यक्ष महिला इकाई की श्रीमती सुनीता देवी को मनोनीत किया। आज क्या प्रोग्राम था? आज फ्रीडम फाइटर संगठन के तत्वाधान में महिला इकाई में कुछ पदाधिकारियों की मनोनयन किया गया, जिसमें हमने विधानसभा 28 के अध्यक्ष पद पर क्या नाम है श्री चंद्रवती कश्यप जी के लिए महिला इकाई का विधानसभा अध्यक्ष बनाया और श्रीमती रीता देवी के लिए हमने महिला इकाई का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनयन किया। इसके अलावा सरिता देवी जी के लिए हमने मंत्री पद के लिए महिला इकाई के लिए मनोनयन किया और महिला सशक्तिकरण अभियान जो हम लोगों का चल रहा है उसके तहत ये कार्यक्रम किया गया। महिलाओं का समाज में एक उच्च स्थान रहा है और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्त होगी तो हमारा भारत और हमारा समाज सशक्त होगा। हम सभी चाहते हैं कि महिलाओं का अग्रिम स्थान हमेशा समाज के अंदर, देश के अंदर रहना चाहिए। महिला ही हमारी देश का गौरव है, महिला ही हमारी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज विधानसभा 28 के लिए महिला इकाई का गठन किया और इस अवसर पर हमने अपने पुरुष वर्ग के लिए भी एक पदाधिकारी संगठन मंत्री के रूप में श्री अंकित भारद्वाज जी के लिए मनोनीत किया। हम चाहते हैं कि जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमें अपने समाज में बहुत ही सौंदर्यता के साथ, आपसी भाईचारे के साथ अपने हर कदम को आगे बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को हमेशा समाज और देश में सर्वोपरि रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय फ्रीडम फाइटर। इस अवसर पर 28 विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए गोपी चंद तुरेह को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा कि मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करता हूं कि सभी एक साथ संगठित होकर शीघ्रता से कुछ कमेटियों का गठन करें, जिससे संगठन समाज के हर वर्ग की सेवा कर सके। इस अवसर पर प्रवक्ता ने नवमनोनीत पदाधिकारियों से अपील की कि वे सभी संगठन को और मजबूत करने में अपना अनूठा योगदान दें। लॉयनेस क्लब मुरादाबाद की एक सभा का आयोजन लेडीज क्लब में किया गया। लेडीज क्लब में लॉयनेस क्लब की एक मनोरंजक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों का सबसे पहले फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद क्लब की समीक्षा आदि भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान गेम्स भी खेले गए, जिनमें हाउजी 1 मिनट गेम आदि शामिल थे, जिनमें विजयी सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कुछ सदस्यों द्वारा फिल्मी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई, जिस पर सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान क्लब की सभी सदस्याएं एवं पदाधिकारी मौजूद थे। क्या प्रोग्राम है मैम और क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है? ये हमारा समिति गठन का प्रोग्राम हो रहा है इस पूरे साल के लिए। जो हमारी ये समिति बनी है उसको सब बताया जा रहा है और हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं लॉयनेस के, जिन्होंने हमारे पास प्रेसिडेंट उर्मिल नरूला जी आई हुई हैं, शशि शाह जी आई हुई हैं, सुदेश आर्या दीदी आई हुई हैं। उन्होंने हमारे पास प्रेसिडेंट सुवर्णा जी को और सेक्रेटरी मिसेस गुजराती को ऑनर किया है। और मैं नई अध्यक्षा लॉयनेस रश्मि अग्रवाल हूँ। ये मेरे पास में मेरी नई सचिवा है रितु शर्मा, और हम लोग मिलके इस क्लब को सुचारू रूप से चलाएंगे
और ये हम निश्चय करते हैं कि जो हमारी यहाँ मुरादाबाद से ही सम्मानित हमारी डीसीपी इस साल की हैं 2015-16 की, उनके बताए मार्ग पर ही चलेंगे। क्या मुख्य विशेषताएं रहेंगी, क्या मुख्य कार्य रहेंगे आपके? मुख्य कारण है कन्या बचाओ और हरा भरा हमारा भारत देश, स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया, हम उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पागबड़ा नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक बाल व्यास कपिल देव जी महाराज ने भक्तजनों को बताया कि कभी भी अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी घमंड किया उसका हमेशा ही प्रभु का बैर रहा है। इसीलिए सभी भक्तों को अहंकार न करके प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य यजमान महेश चंद्र अग्रवाल बने। भागवत कथा में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने पहुंचकर धर्म लाभ कमाया। इस मौके पर सुंदर सुंदर भजनों का गायन भी किया गया, जिन पर उपस्थित भक्तगण जमकर थिरके। कार्यक्रम में ओम प्रकाश अग्रवाल, परवेज वासने, राजकुमार, राजेश, राकेश सिंह, मनीष सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। पर्वतों में तो वो है पर्वतराज, तो पर्वत की पुत्री जन्म हुआ। नारद जी को मालूम पड़ा, नारद जी महाराज बड़े आदर कीना, सहला कैसा भाग्य है। नारद जी ने आंख देखा, उसका स्मरण में करता हूँ, आपने जो कुछ कहा सो यथार्थ हो जाएगा, पूर्ववत हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा हुई, भैंस घरों की दाढ़ी आ गई, ऋषि पूषा के दांत आ गए, सूर्य देव की आंख आ गई और ये यजमान पुनर्जीवित हुए। और आज दक्ष पारा सर्वत्र हंस शिरोमणि परमहंस शिरोमणि त्रिशुदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि ही राजा परीक्षित, आज दक्ष को भगवान शिव ने बकरी के सिर के शरीर जीवित किया है। कारण भगवान कहते कि जो जीवन में हमेशा कहता मैं, भगवान कहते भैया ले आपकी जिंदगी भर मैं करता। बकरे का सर दे दिया, बड़ा अभिमान करता था कि मैं ये अब करता रहना जीवन भर में। दक्ष ने देखिए कुशानंद संपन्न किया, तत्पश्चात प्रदेवों की स्तुति की वर्णन किया, भगवान ने समझाया और आज के सानंद संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की। कैसा भाग्य है, मतवाले दूल्हे में सजे रहे, मेरा यह वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं, जहां पर चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां बुधवार की रात को अज्ञात बदमाशों ने झूले के मजदूरों से हजारों रुपए की नकदी के साथ ही सामान लूट लिया, तो वहीं गुरुवार की रात को भी चोरों ने 2 दुकानों के शटर काटकर हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। बिलारी क्षेत्र में चोरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। आपको बताते चलें कि एक दिन पहले ही अज्ञात बदमाशों द्वारा झूले के मजदूर जो कि हाईवे किनारे तंबू लगाकर रह रहे थे, बुधवार की रात को अज्ञात बदमाशों ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से पीटा और 1 घंटे तक लगातार लूट की वारदात को अंजाम देते रहे। तो कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मात्र एनसीआर दर्ज की। गुरुवार की रात हाईवे किनारे स्थित 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की कीमत का माल उड़ा लिया
दुकान स्वामियों को सुबह इस बात की जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला हर्षनगर निवासी मुरारी यादव का मेडिकल हाईवे के किनारे स्थित है। बताया कि गुरुवार की शाम को वो अपना मेडिकल बंद करके घर चला गया। रात में किसी वक्त अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर 7,000 रुपए नगद के अलावा अन्य कीमती दवाइयां भी चोरी कर ली। इसके अलावा थामला निवासी बाजिद खां की सीमेंट की दुकान हाईवे के किनारे पर ही है। चोरों ने उसकी दुकान में भी शटर काटकर लगभग 15,000 रुपए की कीमत का सामान चोरी कर लिया। आए दिन हो रही चोरी आदि की घटनाओं से नगरवासियों में डर का माहौल बना हुआ है, तो वहीं पुलिस इन सभी मामलों को दबाने का प्रयास करती हुई नजर आती है। क्या मामला हुआ है? ये मैं तो सब लॉक करके शटर सही से गया था ऊपर सोने। इसके बाद हम सो गए। हमें सुबह आके जब देखी आई है तो देखा शटर खोलो, मेरे 30,000 रुपये पड़े थे और बाकी एक सिलेंडर था इसमें और थोड़ा सी 10,000 का लमसम सामान गया। लोगों कितने का नुकसान हुआ? लमसम 50,000 का। क्या कहना है आपको इस बारे में? मैं तो ये सोच रहा हूँ कार्रवाई हुई, उसको पता चला। भाई था क्या मामला हुआ रात में? मतलब हम ताले वाले लगा के गए, देखा तो ये मतलब सुबह आन के देखा तो टूटे हुए पड़े थे। ये हमारी दगात अलग पड़ी, कुर्सी अलग पड़ी, इसमें पैसे वैसे थे और अंदर का पता तो जब चलेगा जब पूरा शटर खुला। फिर भी कितना माल ले गए? हाँ 10-5,000 का तो नुकसान चाय की दुकान है आपकी? ये लेंटर में पाइप डालने की दुकान है। बिलारी एवं आसपास के क्षेत्रों में रमजान माह के चौथे जुमे को बड़ी संख्या में रोजेदारों ने मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की। बिलारी नगर व देहात क्षेत्र में माह रमजान के चौथे जुमे को रोजेदारों ने बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा करके मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। माह रमजान के चौथे जुमे को नगर व देहात क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने नमाज अदा की। जुमे के मद्देनज़र नगर पालिका द्वारा विशेष सफाई कराई गई थी और सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस आदि की भी व्यवस्था की गई थी। बिलारी नगर में जामा मस्जिद, सैफी मस्जिद, मदीना मस्जिद, नूरी मस्जिद, रजा मस्जिद, रहमानी मस्जिद, फुलबार वाली मस्जिद के अलावा क्षेत्र के इब्राहिमपुर, थांवला, सहसपुर, मुंडिया, मनकुला, मुंडिया, भीकम आदि गाँव में भी अकीदतमंदों ने जुमे की नमाज अदा की। बिलारी के ब्लॉक सभागार में बीडीओ द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अलग अलग निर्देश दिए गए। बिलारी विकास खंड में शुक्रवार को बीडीओ महावीर सिंह ने सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें बीडीओ महावीर सिंह ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि कुछ दिनों में ईद का त्योहार आने वाला है, जिसके लिए सभी सचिव अपने ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबरों को निर्देशित करें और गांव में सफाई आदि की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा विभागीय योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की तथा जिन योजनाओं में अपात्रों का चयन कर दिया गया है उन्हें तत्काल बाहर किए जाने की भी बात उन्होंने कही। इसके अलावा लोहिया ग्राम समाजवादी पेंशन आदि योजनाओं के संबंध में भी जानकारी हासिल की गई। इस मौके पर विकास त्यागी दुजेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, नरेश कुमार, श्याम सिंह, रामप्रकाश सिंह, जगदीश कुमार, राजकुमार आदि ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद थे। जिनको अभी मतलब जिनको सभी स्टाफ की बैठक ली गई है, उसमें सभी को विकास की योजनाओं के लिए बताया गया है। जो हमारे लोहिया ग्राम है उसमें सभी को हमने ये कहा कि जो समाजवादी पेंशन के पात्र व्यक्ति हैं कोई छूटे नहीं, उसका हमें लक्ष्य भी प्राप्त हो गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग इनसे सबसे फार्म एकत्रित करेंगे। दूसरा ये कि जो हमारे भूमि के समतलीकरण के काम है मनरेगा में, वो हम इसमें फ़िलहाल उसका सर्वे करके ये लेंगे। और दूसरा अपना NRLM हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका के विषय में लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए 30 दिसंबर तक आ गया है। तीसरा हमारा जो है श्रम विभाग का पंजीकरण। और बिलारी नगर स्थित गन्ना समिति में भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपनी आगे की रणनीति से अवगत कराया।
किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने पर आमादा केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए भारतीय किसान यूनियन असली ने ऐलान किया है कि 24 जुलाई को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर किसानों की एक बड़ी रैली होगी, जिसमें मोदी सरकार का बिल पास कराने का विरोध किया जाएगा। जिस दिन संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर बिल पास कराने का प्रयास किया गया, उस दिन देश भर में किसान रेल व चक्का जाम कर देंगे। नई दिल्ली के तिवारी सदन में 8 जुलाई को संपन्न नेशनल अलायंस ऑफ फार्मर्स मूवमेंट की बैठक में भाग लेकर लौटे भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी महक सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस मामले की विस्तार से जानकारी दी। जो कानून भारत सरकार ला रही है दोबारा, वो बिल्कुल किसान विरोधी है। उसको लेकर पूरे देश के किसान आंदोलन चला रहे हैं और 2 बार वो पार्लियामेंट में पेश कर चुके और दोनों बार वो पास नहीं हुआ। तीसरी बार फिर सरकार उसको लेकर आ रही है। इस सीजन में जो शुरू होने जा रहा है बरसात में जुलाई से, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तानी किसान संगठनों की 8 तारीख को बैठक हुई थी दिल्ली में हम लोगों की। तो उसमें हम लोगों ने तय किया कि रणनीति प्रभाव चलेगी। तो भाई रणनीति बनाई गई हमारी कि 21 तारीख को पार्लियामेंट शुरू होगी और 24 तारीख को 24 जुलाई को हिंदुस्तान के तमाम किसान संगठन मिलकर पार्लियामेंट घेराव करेंगे पूरी तरीके से। और उसके बाद अगर ये बिल लाते राष्ट्रसभा में फेल। तो फिलहाल के लिए अभी तक मैं बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।